स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ आयरन, आयोडीन एंड कैल्शियम में आयरन के कंपाउंड्स। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे आयोडीन एंड कैल्शियम के कंपाउंड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आयोडीन। आयोडीन क्या है? आयोडीन इज द वन ऑफ द एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट फॉर आवर बॉडी। इट इज one of the essential trace element। उसके बाद आयोडीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। फॉर डेली रिक्वायरमेंट में हमें आयोडीन कितना चाहिए? डेली रिक्वायरमेंट, एवरेज डेली रिक्वायरमेंट कितनी है? मेल बॉडी के लिए चाहिए 140 माइक्रोग्राम्स, 140 माइक्रोग्राम्स। एंड फीमेल बॉडी के लिए चाहिए एटलीस्ट 100 माइक्रोग्राम्स। ये हमारी बॉडी जो जितना आयोडीन हमें डेली चाहिए, हमें मेल बॉडी के लिए चाहिए 140 माइक्रोग्राम्स एंड फीमेल बॉडी के लिए चाहिए हमें 100 माइक्रोग्राम्स। अब इसका सोर्सेज क्या क्या है, हमें किस किस से मिलता है? जैसे कॉमन टेबल साल्ट हो गया, उससे मिलेगा हमें एग्स से, कोड फिश से या फिर योगर्ट से। एंड इन दिनों मतलब अब हमें मिलता है इसका जो सफिशिएंट इनटेक होता है आयोडीन का, वो हो सकता है जैसे आयोडाइज्ड टेबल साल्ट हो गया, हम उससे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 0.01% ऑफ NaI। अगर हम सोर्सेज क्या क्या हैं? कॉमन टेबल साल्ट, फिश कोड, एग्स, yogurts। Nowadays sufficient iodine intake is administered by iodized salt। जैसे कि हमने लिया 0.01% ऑफ सोडियम आयोडाइड का। जो हम डेली आयोडीन यूज कर रहे हैं और जो फूड के अंदर यूज कर रहे हैं, वो भी क्या है, हमारे अंदर आयोडीन की कमी को कंप्लीट कर रहा है। अब आयोडीन की इंपॉर्टेंस क्या है, हम आयोडीन क्यों जरूरी है? जो आयोडीन है वो क्या करता है, इंजेस्ट होता है किसके साथ, जब फूड एब्जॉर्प्शन होती है वो पहुंचता है ब्लड सर्कुलेशन में, और फिर क्या करता है, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिंथेसिस करवाने के लिए, टू हार्मोन्स की सिंथेसिस के लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ आयोडीन क्या है? आयोडीन की इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्या करता है, जब इंजेस्ट होता है हमारे फूड के साथ अब्जॉर्प्शन के बाद, तो क्या करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचता है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसको सिक्रेट करने के लिए, किसको सिंथेसाइज करने के लिए, दो हार्मोन्स जो क्या है, थायराइड हार्मोन्स हैं, जिनको हम बोलते हैं, वन इज थायराइडोथाइनाइन एंड थायरोक्साइन। सिंथेसाइज टू थायराइड हार्मोन्स।
स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। T3 क्यों? क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, 3 आयोडीन प्रेजेंट है, इसलिए इसको T3 भी बोलते हैं। ये ट्राईआयोडोथायोनाइन का स्ट्रक्चर। एंड थायरोक्साइन में थायरोक्साइन का स्ट्रक्चर देखो ये दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर से हैं, बट इसमें 3 आयोडीन प्रेजेंट है, इसमें 4 आयोडीन प्रेजेंट है, इसलिए इसको T4 भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 4 आयोडीन प्रेजेंट है, इसमें 3 आयोडीन प्रेजेंट है, इसलिए इसको T3 बोलते हैं। तो ये दो हार्मोन्स हैं जो ये क्या करते हैं, हमारे थायराइड ग्लैंड्स को सिंथेसाइज करते हैं। तो इसमें आयोडीन क्या है, इनका मेन पार्ट है। आयोडीन प्रेजेंट है तो ये आगे काम करते हैं। अब ये हमें किससे मिलते हैं, किससे मिले हमें ये स्ट्रक्चर? ये हमें मिले हैं टायरोसाइन अमीनो एसिड से। किससे भी मिले ये? टायरोसाइन अमीनो एसिड। जब हमने टायरोसाइन अमीनो एसिड को ये है हमारे पास टायरोसाइन अमीनो एसिड। तो इसको हमने क्या किया, इसमें अगर आयोडीन डाल दे एक्सेस अमाउंट में एंड हीट कर दे तो क्या बन जाएगा, हमें ट्राईआयोडोथायोनाइन स्ट्रक्चर। और अगर और भी ज्यादा एक्सेस में डाले तो हमें मिल जाएगा थायरोक्साइन का स्ट्रक्चर, यानी कि 4 आयोडीन ऐड हो जाएंगे और 3 आयोडीन। ये हमारी बॉडी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको बनाती है, ट्राईआयोडोथायोनाइन एंड थायरोक्साइन के स्ट्रक्चर को। उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस होगी कि ये किस लिए यूज होता है। ये हार्मोन्स क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है क्या करने के लिए, हमारी जो ग्रोथ है नॉर्मल ग्रोथ के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए। और क्या करती है, एनर्जी मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये दोनों जो कंपाउंड है, जो दोनों हमारे पास हार्मोन्स है, ये क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद इसको बायोकेमिकली सिंथेसाइज किया हमने टायरोसाइन अमीनो एसिड से, जिसमें से हमने टायरोसाइन अमीनो एसिड को ट्रीट किया आयोडीन के साथ, जिससे हमें मिला ट्राईआयोडोथायोनाइन एंड थायरोक्साइन। दोनों कंपाउंड मिल जाते हैं। उसके बाद अब थायरोक्साइन क्या करता है, स्टोरेज। जो थायरोक्साइन है वो क्या है, स्टोरेज फॉर्म है हार्मोन्स का। और जो ट्राईआयोडोथायरोक्साइन है वो क्या है, सर्कुलेटिंग फॉर्म। जो ट्राईआयोडोथायरोनाइन है दिस इज द सर्कुलेटिंग फॉर्म, एंड जो थायरोक्साइन है दिस इज स्टोरेज फॉर्म। इन दोनों में हमें मिलता है। उसके बाद क्या करते हैं कि हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करते हैं। किसके थ्रू, बाय ऑक्सीडेटिव प्रोसेसेस के थ्रू। ऑक्सीडेटिव प्रोसेस करके हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज कर देते हैं। एंड जो आयोडीन जो इंटरनली हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं आयोडीन को इन जीआईटी में। जीआईटी उतना ही आयोडीन लेता है जितना कि उसकी जरूरत होती है, अदरवाइज वो एक्सक्रीट कर देता है। उसके बाद आयोडीन के लिए, आयोडीन का हमारी बॉडी में मतलब कि क्या क्या होता है, आयोडीन की कमी से क्या होता है और आयोडीन के एक्सेस में क्या होता है। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप इसको पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कि आयोडीन की कमी से क्या होता है। आयोडीन की कमी से हमारे पास होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन, जिसमें क्या होता है, आयोडीन की कमी होती है। हाइपो अब अगर आयोडीन कम होगा तो थायराइड हार्मोन्स बनने कम हो जाएंगे। थायराइड हार्मोन्स बनने कम हो जाएंगे तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हाइपोथायरॉयडिज्म। तो हम बोल सकते हैं
डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन्स। अब थायराइड हार्मोन्स क्या कर रहा है, जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो वो क्या करता है, हमारे मेटाबॉलिक रेट को, बॉडी के बीएमआर को क्या कर देता है, कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है। प्रोसेस है जो वो स्लो डाउन हो जाती है, बॉडी काम करना थोड़ा कम कर देती है। एंड जिससे और क्या होता है, इसका मेन रीजन है, मेन क्या होती है बीमारी होती है गोइटर, मेन डिजीज है गोइटर। आयोडीन की कमी से होता है हमें गोइटर। गोइटर में क्या होता है कि स्वेलिंग हो जाती है, नेक पे क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। अब नेक पे स्वेलिंग से क्या होता है, मतलब गोइटर में हो रही है। एंड सेकंड वन इज क्रेटिनिज्म। इसमें क्या हो रहा है, मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है, मेंटल रिटार्डेशन हो गया, फिर ड्वार्फिज्म हो गया। एंड गोइटर में स्वेलिंग ऑफ नेक। अब देखो हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से ये हो रहा है, जब थायराइड की कमी हो रही है। गोइटर क्या होता है, स्वेलिंग ऑफ नेक, यानी कि क्या हो रहा है, हमारे पास आयोडीन की कमी से नेक का साइज बढ़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो नेक का साइज है वो क्या कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आयोडीन कंटेंट के ऊपर। क्या है, साइज ऑफ नेक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी थायराइड हार्मोन्स। तो जैसे जैसे मतलब कि अगर थायराइड हार्मोन्स कम हो रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है, अगर थायराइड हार्मोन्स अपने सही अमाउंट में है तो साइज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो क्या कहेंगे हम कि साइज ऑफ नेक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेजेंस ऑफ थायराइड हार्मोन्स। ये था हमारे पास हाइपरथायरॉयडिज्म। अब है ये था हाइपोथायरॉयडिज्म, अब है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या हो रहा है कि आयोडीन का कंटेंट अगर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, अगर आयोडीन हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा हो रहा है तो क्या हो रहा है, थायराइड हार्मोन ज्यादा बन रहे हैं, तो उसकी वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, एक्सेस ऑफ थायराइड हार्मोन्स। जब एक्सेस हो जाता है आयोडीन तो क्या होता है, फिर हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, डिसीज हो रही है, उसकी वजह से एक्सोथैलेमस हो रहा है। एक्सोथैलेमस क्या होता है, एनलार्जमेंट ऑफ आईबॉल। हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से हो रहा है एक्सो एक्सोथैलेमस में क्या होता है, एनलार्जमेंट ऑफ आईबॉल। जैसे कि आइज का या तो उनका साइज बड़ा हो जाना या फिर एक ही पोजीशन पे रुक जाना, तो वो होता है आईबॉल। जो आईबॉल्स में क्या हो जाती है, डिसीज आ जाती हैं, उनको बोलते हैं, उनको किसकी वजह से हो रही है, हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से, यानी कि थायराइड हार्मोन्स क्या हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं। उसके बाद इसको ट्रीट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको ट्रीट करने के लिए हम ड्रग्स देते हैं, जैसे कि कार्बामिजोल हो गया या फिर मिथोमाज हो गया, मिथोमिजोल, कार्बामिजोल, ये दो ड्रग्स हम हाइपरथायरॉयडिज्म को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। एंड हाइपोथायरॉयडिज्म को ट्रीट करने के लिए हम जैसे डेली रिक्वायरमेंट
कॉमन साल्ट हो गए, सोडियम आयोडाइड हो गया, पोटेशियम आयोडाइड हो गया, वो यूज करना शुरू मतलब एक्सेस में लेना शुरू कर देते हैं अगर आयोडीन की कमी हो रही है, मतलब कि हाइपोथायराइडिज्म हो रहा है तब हम लेते हैं। अब क्योंकि आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा अमाउंट में मतलब बहुत ज़्यादा क्या हो रहे थे, डेथ हो रही थी, तो गवर्नमेंट ने ये लीगली अलाउड कर दिया था कि आयोडीन युक्त ही साल्ट यूज करना है, मतलब कि हर घर में आयोडीन युक्त साल्ट ही यूज होगा ताकि आयोडीन की कमी से जो डेफिशिएंसी की वजह से जो डिसीज हो रहे थे वो कम हो सके। तो 1965 से में बहुत ज़्यादा था ये केस, अब क्या हो रहा है बहुत कम हो रहे हैं, गवर्नमेंट ने जो अप्रूव कर दिया था उसकी वजह से क्या हो रहा है, अब आयोडीन की कमी से कम लोगों की डेथ हो रही है। ये थे हमारे पास आयोडीन की कमी से जो और आयोडीन के एक्सेस में। अब आयोडीन की अगर हम केमिस्ट्री देखें तो क्या है, आयोडीन हमें मिलता है केमिस्ट्री ऑफ आयोडीन। आयोडीन हमें मिलता है I2 फॉर्म में, उसका एटॉमिक नंबर 53, एटॉमिक वेट 126.9। ये है आयोडीन। इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है ये हमें मिलता है, ये तो ब्लूइश कलर का या फिर ब्लैकिश प्रिज्म के टाइप में, ब्लूइश या फिर ब्लैकिश प्रिज्म, रोम्बिक प्रिज्म हो गए उस टाइप में, या फिर इसके मिलते हैं हमें मेटालिक लस्टर्स में, प्लेट जैसे प्लेट्स मिलती है हमें, छोटी छोटी पैलेट्स ही मिलती हैं मेटालिक लस्टर फॉर्म में। इसका ऑर्डर कैसा होता है, पेक्युलर ऑर्डर होता है, यानी कि थोड़ा अजीब सी स्मेल होती है, वोलेटिलाइज हो जाता है इजीली एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे एंड बॉइलिंग वाटर के अंदर, तो मतलब हाई टेम्परेचर पे इजीली क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि इसकी सोल्यूबिलिटी क्या है, इनसोल्यूबल है वाटर के अंदर बट इजीली सोल्यूबल हो जाता है अल्कोहल में, एंड फ्रीली सोल्यूबल है किसके अंदर, क्लोरोफॉर्म के अंदर। एंड नेक्स्ट इसकी हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, मतलब जब हम इसको ट्रीट करेंगे, आयरन को ट्रीट करेंगे आयोडीन के साथ, तो क्या इजीली क्या बना देगा, FeI2, यानी कि डायरेक्ट क्या कर रहा है, डायरेक्टली अटैच हो रहा है मेटल या नॉन मेटल के साथ। जैसे आयरन के साथ अटैच किया आयोडीन तो उसने क्या बना दिया, FeI2, इजीली अटैच हो रहा है, तो क्या हो रहा है, आयोडाइड कंपाउंड इजीली बन रहा है। अगर अल्कली के साथ देखें तो I2 को अगर हम ट्रीट करें NaOH के साथ तो वो बना रहा है आयोडाइड साल्ट, एक तो Na बनाएगा एंड एक आयोडेट यानी कि NaIO3, NaIO3 एंड जो एक्सेस में हमें निकल रहा है वाटर H2O। ये था विद मेटल्स एंड ये विद अल्कली। रिएक्शन बैलेंस करनी है तो ये है इनके केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इसके यूजेस क्या कहाँ होते हैं, जैसे एक्वस सोल्यूशन है जो इसका, वो यूज एक्वस और अल्कोहलिक सोल्यूशन है वो यूज होता है एज जर्मिसाइड्स या फिर एज एन फंगिसाइड्स, या फिर इसको ट्रीट करने में जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म को ट्रीट करने के लिए हम आयोडीन का यूज करते हैं, तो इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, और फिर किसके लिए, प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूजेस किस में थे। इसका जो अल्कोहलिक साल्ट और एक्वस साल्ट है वो यूज होता है फंजीसाइड्स में एज जर्मिसाइड्स एंड अल्कोहलिक एंड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, इनकम्पैटिबल है विद टर्पेंटाइन ऑयल के साथ। एंड नेक्स्ट इज कि इसकी स्टोरेज क्या है, क्योंकि आयोडीन क्या हो जाता है, इजीली मॉइस्चराइज हो जाता है, जैसे जो घर पे नमक होता है उसको अगर हम खुले में रख देते तो वो क्या हो जाता है, उसमें नमी सी आ जाती है, तो क्या हो जाता है, आयोडीन इजीली मॉइस्चराइज हो जाता है, तो इसको किस में रखते हैं, एयरटाइट कंटेनर के अंदर या फिर एयरटाइट जार। एंड नेक्स्ट इज कैल्शियम। अभी कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2,
never found free in nature। जैसे कैल्शियम है, वो सीधा कैल्शियम नहीं मिलता हमें, कैल्शियम 2 पॉजिटिव की फॉर्म में मिलेगा। तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कोई OH2 और 2OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके COH की ट्वाइस बना दे, मतलब कि वो क्या मिलता है हमें, कंबाइंड फॉर्म में मिलता है। उसके बाद क्या करते हैं, मतलब इसकी कहाँ मिलता है, जैसे बहुत प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, उनके अंदर क्या है, कैल्शियम प्रेजेंट होता है। अब कैल्शियम उनके अंदर सब कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जो एनिमल्स हैं उनके अंदर जो कैल्शियम, उनके अंदर जो बोन्स है वो किससे बनी है, 99% बोन्स है वो कैल्शियम से बनी है। तो एनिमल्स के अंदर जो कैल्शियम है वो क्या है, प्राइमरी एलिमेंट है इन बोन्स के अंदर। जो 99% है बोन्स का, 99% ऑफ बोन्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम। 99% बोन्स कैल्शियम, जो 99% हमारी बॉडी का कैल्शियम वो मिलता है हमारी बोन्स के अंदर। जो बाकी का रिमेनिंग एलिमेंट, जो रिमेनिंग है कैल्शियम, वो कहाँ मिलता है हमें, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर। वो भी मिलता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स के अंदर। जो हमारी बॉडी का टोटल कैल्शियम है वो कितना होता है, टोटल कैल्शियम इन ह्यूमन बॉडी टोटल अमाउंट वो होता है 22 ग्राम पर केजी। मतलब 1 केजी के अंदर 22 ग्राम क्या प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, कैल्शियम प्रेजेंट है। इसके सोर्सेज क्या क्या है, जैसे मिल्क हो गया, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, दही, पनीर, लस्सी, दूध, जो इनसे हमें मिलता है कैल्शियम। फिश होगी, इनसे हमें क्या मिलता है, कैल्शियम। अब जो कैल्शियम है वो क्या होता है, पुअरली एब्जॉर्ब होता है जीआईटी से। अगर कैल्शियम पुअरली एब्जॉर्ब हो रहा है जीआईटी से, तो क्या कर रहा है, वो सिर्फ उतनी ही अमाउंट रखता है जितनी की उसकी जरूरत होती है, यानी कि अपने बेसिक नीड के अकॉर्डिंग उतनी ही अमाउंट वो कैल्शियम की रखता है, बाकी को एक्सक्रीट कर देता है। उसके बाद जो कुछ फैक्टर्स हो गए, जैसे एज होगी या फिर डाइटरी अलाउंसेस हो गए हमारे, कि हमें कितना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमारे बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है। जो एब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज हो जाती है किससे, विटामिन डी हो गया। जैसे अगर विटामिन डी ज्यादा हो रहा है तो क्या है कि हमें कैल्शियम भी ज्यादा ही चाहिए हमारी बॉडी में। या फिर लैक्टोज हो गया, एसिडिटी हो गई जो रिड्यूस हो जाती है, फिर रिड्यूस बाय फैट हो गया, ऑक्सलेट हो गया, इससे क्या होता है, कैल्शियम उतना ही यूज करते हैं। अब जो कैल्शियम है वो क्या कर रहा है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है किसमें, बोन्स एपेटाइट में। जैसे जो एपेटाइट्स और बोन्स के अंदर टीथ है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ब्लड कोएगुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैल्शियम। नेक्स्ट कि कैल्शियम की कमी से क्या हो रहा है, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम कॉजेज हाइपोकैल्सीमिया। जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हमें क्या हो रहा है, हाइपोकैल्सीमिया। Deficiency of calcium causes हाइपोकैल्सीमिया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बच्चों के अंदर रिकेट्स हो रहे हैं, उनकी पुअर ग्रोथ हो रही है, उनकी डेवलपमेंट नहीं हो रही, या फिर ऑस्टियोपोरोसिस हो रही। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, जिसमें जो टीथ, जो बोन्स होगी वो क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, या फिर इजीली क्या बेंड हो जाती है, मतलब कि बोन्स से सॉफ्ट हो जाती है। ये थी डेफिशिएंसी। अगर एक्सेस हो रहा है, एक्सेस कैल्शियम causes hypercalcemia। अब एक्सेस हो रहा है तो वो क्या कर रहा है हमारे, अगर कैल्शियम की एक्सेस अमाउंट हो रही है तो वो क्या कर रहा है, मसल वीकनेस कर रहा है, फैटिक कर रहा है, मतलब थकान लीड्स टू फैटिक, मसल वीकनेस, रिटार्डेशन, कॉन्स्टिपेशन हो रही है, डिपोजिशन हो रहा है किस चीज का, कैल्शियम साल्ट का किडनीज के अंदर और ब्लड वेसल्स में। तो क्या कर रहा है, हाइपोकैल्सीमिया और हाइपरकैल्सीमिया। ये था हमारे पास दो, जो कैल्शियम की कमी से हो रहे हैं और जो कैल्शियम की एक्सेस से हो रहे हैं। उसके बाद कैल्शियम में क्या है, बहुत सारे यूजेस हैं, बहुत सारे हमें मतलब चाहिए होता है कैल्शियम, और हमें किस किस अमाउंट में, किस किस फॉर्म में मिलता है। हमें कैल्शियम क्लोराइड के फॉर्म में मिलता है, कैल्शियम
मिलता है, कैल्शियम लैक्टेट की फॉर्म में मिलता है, कैल्शियम पेंटोथेनेट की फॉर्म में मिलता है, कैल्शियम लेवोलिनेट की फॉर्म में मिलता है। बट जो हम यूज करते हैं कैल्शियम, दैट इज कैल्शियम ग्लूकोनेट। यानी कि कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट। अब जो कैल्शियम ग्लूकोनेट है उसका फॉर्मूला है C12H22O14 Ca डॉट एक मॉलिक्यूल H2O का, यह है H14। यह है कैल्शियम ग्लूकोनेट का फॉर्मूला। इसका अगर मॉलिक्यूलर वेट देखें तो होता है 448.40 कैल्शियम ग्लूकोनेट। अब ये हमें मिलता है किससे, ये हमें मिलता है लेवोलिनिक एसिड से या फिर ग्लूकोनिक एसिड से। ये ट्वाइस में और उसमें हमें डालना कैल्शियम कार्बोनेट, तो हमें मिलेगा कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम 2 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव को न्यूट्रल कर रहा है COO नेगेटिव के जो। अब ये यहाँ पे एक है, मतलब कि ये अगर ट्वाइस ले रखा तो यानी कि यहाँ पे क्या है 2 नेगेटिव है जो कैल्शियम 2 पॉजिटिव के साथ अटैच हो रहा है। एंड उसके बाद ये CO2 रिलीज कर रहा है, ये होता है गैस का साइन कि गैस की फॉर्म में निकल रही है, एंड H2 CO2 गैस की फॉर्म में बाहर निकल रही है, एंड H2, तो हमें मिल गया कैल्शियम ग्लूकोनेट। अब अगर हम कैल्शियम ग्लूकोनेट को मतलब कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, कैल्शियम ग्लूकोनेट व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट एंड क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, पाउडर की फॉर्म में। उसके बाद ऑर्डर इसका कुछ ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, स्टेबल होता है एयर के अंदर, बट फिर भी हम इसको किस में रखेंगे, इसको हम एयरटाइट कंटेनर में रखेंगे क्योंकि ये लाइट से इजीली इफेक्ट हो जाता है, इसलिए लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर के अंदर रखेंगे। उसके बाद जब अगर इसको ट्रीट किया, अगर इसमें हम डाइल्यूट HCl ऐड कर दे तो कैल्शियम ग्लूकोनेट डिकम्पोज हो जाता है, तो वो हमें देता है ग्लूकोनिक एसिड एंड कैल्शियम क्लोराइड। अगर हम इसमें डाइल्यूट HCl डाल दे तो हमें मिल जाएगा ग्लूकोनिक एसिड, ये एंड प्लस CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। उसके बाद इसके यूजेस क्या क्या है, जैसे हाइपोकैल्शियमिया में कैल्शियम की कमी हो रही थी तो हम कैल्शियम को यूज करते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट को कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए, यानी कि इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोकैल्शियमिया। एज कैल्शियम रिप्लेनिशर की फॉर्म में यूज होता है, डायूरेटिक की फॉर्म में एज डायूरेटिक इसको यूज करते हैं। इसको प्रेफर करते हैं हम कैल्शियम लैक्टेट और कैल्शियम क्लोराइड के से ऊपर, मतलब कि अगर हमें जरूरत है कैल्शियम की तो हम कैल्शियम ग्लूकोनेट को प्रेफर करेंगे एज कंपेयर टू कैल्शियम लैक्टेट या फिर कैल्शियम क्लोराइड। इनकम्पैटिबिलिटीज की देखें तो ये इनकम्पैटिबल है विद